हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। दिस इज सी निकुंज गोइंका, योर टैक्स मेंटर। और हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेशन। यस यस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रैक्टिस सेशन फॉर ऑल दी सी ए फाइनल एंड सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स। हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेशन फॉर ऑल दी सीए फाइनल एंड सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स, जहां पे हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपके साथ करवाने वाले हैं। तो ये जो सेशन होगा ये 4 सेशन में डिवाइडेड होगा। लगभग 30 एमसीक्यूज, 25 से 30 एमसीक्यूज हम लोग ये 4 सेशन में डिवाइड करके आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। इसका जो नोट्स होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ये जो प्रैक्टिस सेशन है प्लीज आप देखना तभी, वंस यू हैव कंप्लीटेड द सिलेबस। काफी सारे बच्चे मेरे को रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ये जो हम जीएसटी पढ़ लेते हैं, कस्टम पढ़ लेते हैं, एफटी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमें एक प्रैक्टिस करने का एक रिसोर्स नहीं मिलता। तो डोंट वरी, आई हैव कम अप विद अ रिसोर्स जो कि एमसीक्यू टाइप रहेगा, और उसके बाद हम केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। अगर आपको टैक्स रिलेटेड वीडियोस अगर आपको चाहिए और आप चाहते हो कि मैं आपको हेल्प कर सकूं अपने प्रिपरेशन में, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल सी ए निकुंज गोइंका टैक्स मेटर। ये हमारी वेबसाइट है www.nikunjgoenka.com। इफ यू वांट टू बुक योर सीएमए फाइनल आईडीटी क्लासेस, आप यहाँ पे जाके बुक फटाफट करवा सकते हो। और अभी यस, अभी ऑफर चल रहा है, डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, बिकॉज अभी क्रिसमस वीक है। तो यहाँ पे आप जाकर अपने क्लासेस को बुक करवा सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सर आज का सेशन। आज का सेशन है बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पहला पार्ट, सेशन नंबर 1। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन नंबर 1 ऑफ एमसीक्यू सीरीज, जहां पर हम लगभग 30 एमसीक्यूज, 25 से 30 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। और यहां पर आपको मैं डिस्कस करके साथ साथ आंसर्स भी डिस्कस करूंगा। ये जो बुकलेट है ये आपके एग्जाम, ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फटाफट जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर मेरे वीडियो को साथ साथ देख लीजिएगा। चलो बिगिन करते हैं लेके प्रभु का नाम। द फर्स्ट क्वेश्चन इन योर पीडीएफ। एयरकूल लिमिटेड अ सप्लायर ऑफ एयर कंडीशनर्स, ध्यान से देखना पूरा सेशन। एयरकूल लिमिटेड अ सप्लायर ऑफ एयर कंडीशनर्स, जब आप ये सेशन देख रहे हो तो आपके साथ सामने मेरा ये वीडियो होना चाहिए, स्क्रीन होना चाहिए, और पॉसिबली आपके साथ एक पेज होना चाहिए जहां पे आप कैलकुलेशन कर सको, और आपका पेन होना चाहिए, तो सो दैट यू कैन गिव द करेक्ट आंसर। यू डोंट हैव टू गिव द डिस्क्रिप्टिव आंसर, ये पूरा एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। तो एमसीक्यू बेस्ड मतलब आपको करेक्ट ऑप्शन ही लिखना पड़ेगा। एयरकूल लिमिटेड अ सप्लायर ऑफ एयर कंडीशनर्स is registered under GST in the state of Maharashtra. It is a policy to gift an air conditioner to its employees. एयरकूल लिमिटेड एसी का सप्लायर है, वो रजिस्टर्ड है जीएसटी में, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इट इज अ पॉलिसी टू गिफ्ट एन एसी टू इट्स एम्प्लॉइज, इसका पॉलिसी है कि वो एसी गिफ्ट करता है अपने एम्प्लॉइज को। ठीक है, गिफ्ट करता है, ध्यान रखना, गिफ्ट करता है यानी विदाउट एनी कंसिडरेशन एम्प्लॉइज को एसी देता है। रिसाइडिंग इन गुजरात, जो गुजरात में रिसाइड कर रहे हैं, डिफरेंट स्टेट। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन द टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ओके, एज पर द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है ये जो एसी गिफ्ट कर रहा है। द कंपनी इंस्टॉल सच एसी एट द रेसिडेंस ऑफ द एम्प्लॉय, कंपनी जो इंस्टॉल करता है ये एम्प्लॉय के रेसिडेंस में इंस्टॉल करता है। ठीक है, ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर द कंपनी गिफ्टेड इट्स एम्प्लॉइज 150 एसी एंड गॉट द एसी इंस्टॉल्ड एट द रेसिडेंस ऑफ द एम्प्लॉइज। करंट फाइनेंशियल ईयर में 150 एसी, 150 एसी कंपनी ने गिफ्ट किया एम्प्लॉइज को, और यहां पर उसको रेसिडेंस ऑफ एम्प्लॉइज को दे दिया, उसके रेसिडेंस में इंस्टॉल कर दिया। ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच एसी इज 52 लाख 50,000 एक्सक्लूडिंग जीएसटी। एक्सक्लूडिंग जीएसटी ओपन मार्केट वैल्यू है 52 लाख 50,000। द टैक्स रेट ऑन सच एसी इज 28%। एसी के ऊपर टैक्स रेट था 28%, सीजीएसटी 14, एसजीएसटी 14 एंड आईजीएसटी 28। कंप्यूट द जीएसटी लायबिलिटी ऑफ एयरकूल लिमिटेड इफ एनी। आपको जीएसटी लायबिलिटी पूछ लिया एयरकूल लिमिटेड के ऊपर। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर अपने को समझना पड़ेगा कि जो एयरकूल लिमिटेड है इसने गिफ्ट किया एसी टू इट्स एम्प्लॉइज। गिफ्ट मतलब विदाउट एनी कंसिडरेशन। ठीक है, अपने एम्प्लॉयज को गिफ्ट किया। नेक्स्ट, ये जो गिफ्ट किया दिस वाज इन टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, दिस वाज इन टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। बट यहां पर अपने जो पढ़े थे, डोंट गेट कंफ्यूज, शेड्यूल 3 में आता है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और रिलेशन टू द एम्प्लॉयमेंट। तो यहां पर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ये जो भी मिला, इसको गिफ्ट मिला एम्प्लॉइज, कंपनी ने एम्प्लॉइज को गिफ्ट किया, दिस वाज इन द कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो गिफ्ट किया गया विदाउट कंसिडरेशन, ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी अ सप्लाई। क्यों? क्योंकि सर ये जो है ये इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड किया गया है, उसके अगेंस्ट में कंसिडरेशन एम्प्लॉय को मिला है इन द फॉर्म ऑफ एयर कंडीशनर। तो ये जो है ये सप्लाई नहीं है, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो देयर इज नो टैक्स लायबिलिटी। द आंसर इज क्लॉज सी। द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सर ये सप्लाई नहीं है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
Mr. James Stewart is registered under GST in the state of Maharashtra. ठीक है, मिस्टर जेम्स स्टीवर्ट जीएसटी में रजिस्टर्ड है महाराष्ट्र में. ही सेल्स फुटवेयर टू द कस्टमर लोकली विद इन द सेम स्टेट, यानी ये इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हैं शूज का, फुटवेयर का. ही हैज बीन अपॉइंटेड एज एन एजेंट, इसको एजेंट अपॉइंट किया गया है बाय टोटो शूज लिमिटेड, अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका. यानी टोटो क्या है, टोटो प्रिंसिपल है और जेम्स कौन है. देखो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ना डायग्राम बनाना सीखो फाइनल लेवल के एग्जामिनेशन में. तो टोटो शूज लिमिटेड, अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका. ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, Toto Shoes Limited sends taxable goods worth rupees 5 crore from Bangalore store to James Stewart, who sells such goods for 5 crore by raising invoices using the GST number of Toto Shoes. I was waiting for this line. याद होगा CBIC का सर्कुलर पैरा नंबर 3 शेड्यूल 1 के ऊपर, शेड्यूल 1 पैरा 3 में सर्कुलर आया था, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल. वो एजेंट का मतलब, दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट एजेंट वेयर एजेंट इज इशूइंग द इनवॉइस इन द नेम ऑफ द एजेंट ओनली. अगर वो अपने नाम पे इनवॉइस इशू कर रहा है वहीं पे शेड्यूल 1 लगेगा, बट अगर एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे इनवॉइस इशू कर रहा है तो वहां पे शेड्यूल 1 नहीं लगेगा. तो सर यहां पर अपने क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात किया जा रहा है जेम्स स्टीवर्ट हु सेल सच गुड्स फॉर 5 करोड़ बाय रेजिंग इनवॉइसेस यूजिंग द जीएसटीएन ऑफ टोटो शूज लिमिटेड. यानी सर इनवॉइस इनका इशू किया जा रहा है, बट जेम्स क्या कर रहा है, फर्दर गुड्स टोटो के बिहाफ में सप्लाई कर रहा है. लेट्स रीड द क्वेश्चन. जेम्स स्टीवर्ट रिसीव्स अ कमीशन ऑफ 60, James rewards rupees as commission of 60 lakh from Toto Shoes during the financial year. ये प्योर सर्विस है जो जेम्स स्टीवर्ट ने टोटो को दिया है. कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टोटो सप्लाई ऑफ टोटो शूज प्राइवेट लिमिटेड. आपको टोटो शूज का सप्लाई पूछा है एंड मिस्टर जेम्स स्टीवर्ट का भी सप्लाई पूछा है फॉर द फाइनेंशियल ईयर, अज्यूमिंग दैट अमाउंट्स गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी वेरेवर एप्लीकेबल. तो यहां पर जो होगा, आपको टोटो शूज का वैल्यू सप्लाई पूछा है. टोटो शूज का वैल्यू सप्लाई क्या होगा गाइस, टोटो शूज का वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा विच इज द वैल्यू ऑफ द गुड्स, और कमीशन जो होगा वो मिस्टर जेम्स का वैल्यू सप्लाई होगा कि उसने इतना का सर्विस दिया. तो करेक्ट आंसर क्या है, टोटो शूज का वैल्यू सप्लाई क्या है 5 करोड़ और जेम्स स्टीवर्ट का वैल्यू सप्लाई क्या है 60 लाख रुपीस. ठीक है, जेम्स स्टीवर्ट का क्या है 60 लाख रुपीस. प्लीज याद रखेंगे, जेम्स स्टीवर्ट इज जस्ट गिविंग अ सर्विस, इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी एन एजेंट डिपेंडिंग ऑन द सीबीआईसी सर्कुलर. ये सीबीआईसी सर्कुलर के हिसाब से है. तो करेक्ट आंसर क्या होगा, टोटो शूज प्राइवेट लिमिटेड 5 करोड़ एंड जेम्स स्टीवर्ट 60 लाख. ऑप्शन नंबर सी अगेन इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस. नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्संस कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सबसेक्शन 1 एंड 2 ऑफ सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट इन द स्टेट ऑफ दिल्ली. इनमें से कौन से पर्संस है जो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकते हैं अंडर सेक्शन 10 1 एंड 2 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट इन द स्टेट ऑफ दिल्ली. कि इनमें से कौन से पर्सन जो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकते हैं दिल्ली में. रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट in the preceding financial year did not exceed 75 lakhs. तो yes, ये तो कर ही सकते हैं क्योंकि दिल्ली में तो 1.5 करोड़ का लिमिट है सर, 75 लाख से कम है तो कर ही सकते हैं. रजिस्टर्ड पर्सन whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed 1.5 करोड़, ये भी कर सकते हैं. A person engaged in the manufacture of पान मसाला tobacco, manufactured tobacco, नहीं नहीं ये नहीं कर सकते, they cannot opt for composition scheme. And a person engaged in the manufacture of ice cream, अदर एडिबल आइस वेदर नॉट कंटेनिंग कोको, ये भी नहीं कर सकते, मैन्युफैक्चरर ऑफ टिपा. अ पर्सन एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन प्रोवाइडिंग रेस्टोरेंट सर्विसेज कर सकते हैं. अगर आप एक्सक्लूसिवली रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड करो यू कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम. एंड अ पर्सन एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन इज अ गुड, तो यस आप कर सकते हैं. ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 में चार तरह के लोग कॉम्पोजिशन ऑप्ट कर सकते हैं. 1 2 5 6 किधर आया, 1 2 5 6, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. आई होप अभी तक आपको सारा जो भी मैंने करवाया आपको सब कुछ क्लैरिटी है. अब आते हैं गाइस अपने आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव अहेड. क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है. इनकरेक्ट मतलब ध्यान से सुनना, फॉल्स मतलब 3 स्टेटमेंट ट्रू है, एक फॉल्स है, वो ही आपको आइडेंटिफाई करना है. An agent supplying taxable goods on behalf of the principal, where invoice is issued in the name of the principal, is required to get compulsory registered under GST. अरे भाई इसी में घपला. ठीक है सर, अभी अभी अपने पढ़े इनवॉइस शुड बी इशूड इन द नेम ऑफ द एजेंट.
अगर इनवॉइस अपने नाम पे वो एजेंट इशू कर रहा है तब जाके उसको जीएसटी में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना, बट वो प्रिंसिपल के नाम पे ले रहा है तो नो, दैट इज कंप्लीटली फॉल्स। देखिए गाइस काफी बार क्या हो जाता है, एक फॉल्स नहीं है, दो तीन फॉल्स भी है, हो सकता है ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, हाँ देखो ऑप्शन में मल्टीपल ऑप्शंस है तो डेफिनेटली एक से ज्यादा भी यहाँ पे फॉल्स हो सकता है। तो लेट्स रीड, persons who are required to deduct tax under section 51 of CGST Act, whether or not separately registered under CGST Act, are compulsory required to registered without any threshold limit। ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू है, तो दिस कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर। एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया to a registered person in India is compulsory required to get registered। अगेन ये फॉल्स है, यहाँ पे अपने पढ़े थे अदर देन अ रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन जो है, अगर ओडार सप्लायर उस किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन इन इंडिया को सप्लाई करे तो वहां पर सप्लायर को जीएसटी में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती है। तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, दिस इज अ फॉल्स, बिकॉज अगर रजिस्टर्ड पर्सन को देगा तब तो क्या लग जाएगा, तब तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। अगर रजिस्टर्ड पर्सन को हम सप्लाई कर रहे हैं इंडिया में तो सर इन दैट सिचुएशन आरसीएम लग जाएगा। Point number 4. Persons who supply services other than the supplies specified under Section 9 subsection 5 of CGST Act 2017 through such e-commerce operator who is required to collect TCS under Section 52 are compulsory required to get registered without any threshold limit। यहाँ पे एकदम थोड़ा ध्यान से, सप्लाई कर रहे हैं सर्विसेज अदर देन 95 सर्विसेज थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस आर कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी विदाउट एनी थ्रेशोल्ड लिमिट। सर अगर आपको याद होगा यहीं पे एक अमेंडमेंट आया हुआ है कि नो 20 लाख का जो लिमिट है या 10 लाख का जो लिमिट है वो यहाँ मिल जाएगा सर्विस प्रोवाइडर्स को इको के थ्रू, अगर वो सप्लाई कर रहे हैं इफ देयर aggregate turnover does not exceed 20 lakh or 10 lakh they will not be liable to take compulsory registration। तो ये भी बेटा एक करेक्ट आंसर है, मतलब ये फॉल्स है, ठीक है। तो 1, 3 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। देखिए मैं आपको सही में बताऊं, फाइनल लेवल पे बिल्कुल भी रट्टाबाजी चलेगा नहीं। फाइनल लेवल पे एवरीथिंग हैज टू बी अंडरस्टूड इन अ वेरी वेरी परफेक्ट मैनर विदाउट एनी हिंड्रेंस विद अदर थिंग्स। आपको एकदम परफेक्टली चीजों को समझना पड़ेगा, आपको एकदम परफेक्टली चीजों को समझना पड़ेगा। नेक्स्ट अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Mr. Lal, a registered person under GST, was the proprietor of Spice Ton Restaurant। Mr. Lal एक GST में registered person है, वो proprietor है of Mr. Spice Ton Restaurant। He died and left behind his wife and son on 15th August। ये मर गया 15th अगस्त को और अपने पीछे अपने वाइफ और सन को छोड़ दिया। लाल रजिस्टर्ड था, प्रोप्राइटर था स्पाइस टन रेस्टोरेंट का। हिज सन मिस्टर पाल wants to continue the business of the deceased father। मिस्टर पाल को वो बिजनेस कंटिन्यू करना है। The GST consultant of Spicetone gives advice to Mr. Pal as to how he can continue the business of his deceased father। Basically, after the death of the father, after the death of the proprietor, how the business can be continued, this is the question। Which of the following option is correct as per the provision of जीएसटी लॉ? इनमें से कौन सा प्रोविजन करेक्ट एज पर द प्रोविजन ऑफ जीएसटी लॉ? सर विदाउट सीइंग द ऑप्शन आप बता सकते हो, आपको पढ़ाया गया था सेक्शन 29 में कि इन दिस सिचुएशन व्हेन द चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर, मतलब वेदर दिस कैन नॉट बी चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन में यू कैन अप्लाई फॉर अमेंडमेंट, बट ये चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है बिकॉज यहाँ पे पैन इज चेंजिंग। इफ द पैन इज चेंजिंग बिकॉज मिस्टर पाल इज कमिंग एज द प्रोप्राइटर एंड बिफोर दैट मिस्टर लाल वाज दैट, तो इफ पैन इज चेंजिंग ही हैज टू अप्लाई फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन। उसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अपने ही पैन पे और उसको आईटीसी ट्रांसफर कराना पड़ेगा अपने अर्स्टवाइल जीएसटी नंबर से दूसरे जीएसटी नंबर पे, उसको अपने आईटीसी 2 फाइल करके आईटीसी ट्रांसफर कराना पड़ेगा। तो सर मिस्टर पाल शुड अप्लाई फॉर अ फ्रेश रजिस्ट्रेशन under GST in the name of Spicetone Restaurant under his own PAN that is with effect from the date of succession and form file ITC for the transfer of ITC to the new entity। This is absolutely correct। एक बार और बाकी चेक कर लेते हैं। Mr. Pal can get the authorized signatory changed by approaching to the proper officer and can continue the same business। No sir, क्योंकि सर वो बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए एक पैन चाहिए होगा। पैन जो ओरिजिनल प्रोप्राइटर था उसका तो डेथ हो गया तो वो इनवैलिड हो जाएगा सर। दैट इज वाई पाल हैज टू अप्लाई फॉर अ फ्रेश रजिस्ट्रेशन। Pal should close the old firm and start the new business under the different name। सर ये पाल शुड क्लोज द ओल्ड फर्म, वो पुराना फर्म को बंद कर देगा और एक नया बिजनेस स्टार्ट कर देगा अंडर अ डिफरेंट नेम। इसमें जीएसटी का कोई इंप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। मिस्टर पाल शुड डू द बिजनेस विथ हिज मदर as the new proprietor of Spicetone Restaurant and Mr. Pal should act as a manager। ये भी गलत है सर, ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। रमन प्लास्टिक्स, मेसर्स रमन प्लास्टिक्स इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ प्लास्टिक टॉयज। रमन प्लास्टिक्स क्या है? मैन्युफैक्चरर ऑफ अ प्लास्टिक टॉयज।
इट इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन शिमला हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, वो मैन्युफैक्चरर है ऑफ प्लास्टिक टॉयज। इट फर्निशेज द रिटर्न ऑन मंथली बेसिस, वो मंथली बेसिस पे अपना जीएसटी रिटर्न फाइल करता है। इट प्रोक्योर्स इट्स रॉ मटेरियल्स फ्रॉम पंजाब, वो पंजाब से क्या करता है, अपना सारा रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट करता है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 21 इट परचेज्ड मटेरियल ऑफ 35 lakh and paid IGST thereon amounting to 6,30,000। ठीक है। It supplied 30% of its production in the state of Jammu and Kashmir, whereas 70% of its production was supplied taxable at 0.01% to a merchant exporter during the month of April 2021। मतलब वो एक merchant exporter को 0.1 वाले परसेंट स्कीम में सप्लाई कर रहा है, और 70% और 30% जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में सप्लाई कर रहा है। रिटर्न्स ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल 2021 वर ड्यूली फाइल्ड इन टाइम। अप्रैल का सारे रिटर्न्स फाइल हो गए, दैट इज विद इन द ड्यू डेट 20th मई 2021। द लास्ट डेट अप टू विच द टैक्स पेयर कैन क्लेम रिफंड ऑफ द आईटीसी, ये रिफंड चैप्टर का सवाल है, आपसे लास्ट डेट पूछा कि कब तक वो आईटीसी का, कौन सा आईटीसी का सर, ये जो 0.1% पे मर्चेंट एक्सपोर्टर को सप्लाई किया, दैट इज एक्चुअली कंसिडर्ड टू बी डीम्ड एक्सपोर्ट, और उस पे जो भी क्रेडिट उसने यूज किया फॉर दैट सप्लाई ऑफ गुड्स, वो क्रेडिट का उसे रिफंड मिल जाएगा ऑन अकाउंट ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी रेट स्ट्रक्चर। तो आपको लास्ट डेट पूछा है, तो गाइस सेक्शन 54 अपने पढ़ चुके हैं, विद इन 2 years फ्रॉम द रेलिवेंट डेट। अब इस केस में रेलिवेंट डेट क्या है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न क्या है, 20th मई 2021। द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न इज 20th मई 2021। तो 20th मई 21 जिस दिन रिटर्न फाइल हुआ, वहां से आप 2 साल कैलकुलेट कर लो, इस 2 साल के अंदर अंदर आपको ये रिफंड क्लेम करना पड़ेगा, विच इज 20th मई 2023, 20th मई 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। Jolly Electronics Private Limited, an authorized dealer of GG Micro Limited, is located and registered under GST in Lucknow, Uttar Pradesh. It has sold following items to Mr. Rakesh, a consumer. एक इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर है जीजी माइक्रो लिमिटेड, वो लखनऊ में रजिस्टर्ड है, और इन्होंने राकेश को ये सारा आइटम्स सप्लाई किया, रेफ्रिजरेटर सप्लाई किया, स्टेबलाइजर फॉर रेफ्रिजरेटर सप्लाई किया, एलईडी टीवी सप्लाई किया, स्प्लिट एसी सप्लाई किया, और स्टेबलाइजर फॉर एसी सप्लाई किया। ठीक है, तो ये अलग अलग वैल्यूज में सप्लाई किया। अब आप देखो, जॉली इलेक्ट्रॉनिक्स हैज गिवन अ सिंगल इनवॉइस इंडिकेटिंग प्राइस ऑफ ईच आइटम सेपरेटली, दैट्स द कैच। उन्होंने सिंगल इनवॉइस दिया जहां पे हर एक आइटम का वैल्यू दिया हुआ था। राकेश हैज गिवन अ सिंगल चेक ऑफ 1 lakh फॉर ऑल द आइटम्स एज अ कॉम्पोजिट डिस्काउंटेड प्राइस। State the type of supply and the tax rate applicable on the same। तो गाइज आपने पढ़े थे, जहां पे इंडिविजुअल वैल्यू लिखा हुआ है वो ना तो कॉम्पोजिट होगा ना तो मिक्स होगा, बिकॉज इन कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, इट शुड बी डन फॉर अ सिंगल वैल्यू। लेकिन अगर वो इंडिविजुअल वैल्यू में सप्लाई किया है तो वहां पर डेफिनेटली आप ना तो कॉम्पोजिट ले सकते हो ना तो आप मिक्स ले सकते हो, तो कॉम्पोजिट तो होगा ही नहीं। सप्लाई अदर देन कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई, हाईएस्ट रेट टैक्स एप्लीकेबल टू नहीं है, मिक्स्ड भी नहीं है। सप्लाई अदर देन कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई, रिस्पेक्टिव टैक्स रेट will be applicable to each item, this will be the correct answer। respective tax rate will be applicable to each item, this will be the correct answer। ठीक है गाइस, नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। आप देख सकते हो क्वेश्चन का साइज बड़ा है, लेंथ बड़ा है, बट अल्टीमेटली इफ यू नो द पार्ट नाइसली आप इजीली आंसर प्रोसेस कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। राधिका ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड परचेज्ड अ बस चैसिस फ्रॉम ज्योति मोटर्स लिमिटेड फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 80 lakhs ऑन 1st August। 1st August को राधिका ट्रैवल्स ने, ट्रैवल्स है, हाँ ट्रैवल्स लिमिटेड है, ट्रैवल एजेंसी चला रहा है, बस चैसिस परचेज करता है ज्योति मोटर से फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 80 lakhs ऑन 1st August। राधिका ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड सेंट द बस चैसिस फॉर बॉडी बिल्डिंग to Messrs Hanumant Fabricators and paid in advance the total consideration of 25 lakh received by Hanumant Fabrics on 10th August। आपको ये चीज समझना है कि राधिका ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड एक बस चैसिस परचेज किया ज्योति मोटर से 80 लाख से कंसिडरेशन में, और 1st August को परचेज किया। राधिका ट्रैवल्स ने बस चैसिस फॉर बॉडी बिल्डिंग हनुमान फैब्रिक्स को सेंड किया और उसे एडवांस पे कर दिया 25 लाख रुपया। ठीक है, उसको बॉडी बिल्डिंग में अपना बस चैसिस, ऑब्वियसली उसको बस चैसिस
परचेज किया बॉडी बिल्डिंग एक्टिविटीज के लिए, तो बॉडी बिल्डिंग बस बॉडी बिल्डिंग एक्टिविटीज के लिए उसने हनुमान फैब्रिकेटर्स को ये सेंड कर दिया, ठीक है, सेंड कर दिया। एंड दिस वाज रिसीव्ड बाय हनुमान फैब्रिकेटर्स ऑन 10th अगस्त, ठीक है। लगभग आपको समझ में आ रहा होगा, ये जॉब वर्क वाला केस हो सकता है, बट एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। हनुमान फैब्रिकेटर्स आफ्टर कंप्लीटिंग द बस बॉडी, उसने बस बॉडी कंप्लीट किया, और राधिका ट्रेडर ट्रेवल्स को इन्फॉर्म किया फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द वर्क डन ऑन द 1 सितंबर। इंस्पेक्शन ऑफ द वर्क डन, तो ये टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन है, लास्ट में देखो लिखा हुआ है स्टेट द टाइम ऑफ सप्लाई। तो वर्क डन ऑन 1 September। Radhika Travels Private Limited visited the workshop of Hanuman Fabricators on 7 September and confirmed that the bus body was in accordance with the term of the contract। राधिका ट्रैवल्स ने क्या किया, वर्कशॉप विजिट किया हनुमान फैब्रिकेटर्स का 7 सितंबर को, एंड कंफर्म दैट द बस बॉडी वाज एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। हनुमान ने रेस कर दिया 25 लाख का इनवॉइस 15 सितंबर को, एंड सप्लाइड चेसिस along with the bus body, supplied क्या, supplied chassis along with the bus body so constructed on 16 September। State the time of supply in case for the supply made by हनुमान फैब्रिकेटर्स। हनुमान फैब्रिकेटर्स इज नथिंग बट अ जॉब वर्कर जो सर्विस दे रहा है गाइस, क्या दे रहा है बेटा, सर्विस दे रहा है। तो यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि जो सर्विस दे रहा है यहाँ पे आपको टाइम ऑफ सप्लाई कौन सा लेना है, व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई इन दिस केस। तो यहाँ पर जो हनुमान फैब्रिकेटर्स है, ध्यान से देखो प्लीज, थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे जो हनुमान फैब्रिकेटर्स है, हनुमान फैब्रिकेटर्स को एडवांस दे दिया गया 25 लाख का। कब दिया गया, पीडी कब है, 10th अगस्त। हनुमान फैब्रिकेटर्स को पेमेंट मिला, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, राधिका ट्रैवल्स ने पेमेंट किया, इसका मतलब हनुमान फैब्रिकेटर्स को पेमेंट मिला। हनुमान फैब्रिकेटर्स को पेमेंट कब मिला, 10 अगस्त को मिला। फिर अपने चेक करते हैं इनवॉइस डेट क्या है। इनवॉइस डेट यहाँ पर क्या है, 15 सितंबर को, 15 सितंबर को इनवॉइस डेट है, ठीक है। फिर अपने को यहाँ पे एक चेक दिया है कि राधिका ट्रैवल्स विजिटेड द वर्कशॉप एंड कंफर्म दैट द बस बॉडी है, तो 7 सितंबर को क्या हुआ, 7 सितंबर को सर्विस कंप्लीट हुआ। 7 सितंबर को अल्टीमेटली सर्विस कंप्लीट हुआ, ही विजिटेड द वर्कशॉप फर्स्ट एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द बॉडी इन्फॉर्म राधिका फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द वर्क डन, एंड राधिका एज पर द कॉन्ट्रैक्ट कंफर्म कर दिया कि 7th को तुम्हारा काम सही है। एनीवेज गाइस, अपने को तो क्लियर कट है कि सर यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई तो 10th अगस्त को ही आएगा, क्योंकि एडवांस रिसीव हो चुका है बाय द सर्विस प्रोवाइडर बीइंग हनुमान फैब्रिकेटर्स। तो सर 10th अगस्त को इसकी टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। एक का पेमेंट है तो दूसरा का रिसीव है, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सो आप समझ रहे हो गाइस, मतलब हर क्वेश्चन को जितना कम प्रैक्टिस कर लो उतना कम है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लो उतना कम है। आपको थोड़ा सा अपना प्रैक्टिस का जो क्वांटम है वो बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बाके बिहारी पेड़ेवाल ओन्स अ फेमस स्वीट शॉप लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन मथुरा यूपी। मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ। ही रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर 200 kg स्वीट्स ऑन 2 मई फ्रॉम घुमघुम ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड। उसके पास ऑर्डर आया 200 kg का स्वीट्स का, ठीक है, घुमघुम ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड से, located in the same locality of Mathura and registered under GST for a total consideration of 1 lakh. Complete order of sweet was delivered to Ghumghum on 5th May, but without an invoice, as accountant of Bake Bihari was on leave on that day. However, the invoice was raised on the same day for for the same on 6th May, when the accountant joined the office after the leave. Payment in full was made on 7th May. आपको ultimately time of supply of goods निकालना है। तो गाइस गुड्स के केस में अपने को पता है इट इज टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। क्या बोलता है, डेट ऑफ इनवॉइस डेट और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस डेट। तो गाइस अपने ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस यहाँ से देख लेते हैं। ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या था, वेयर द सप्लाई इन्वॉल्वमेंट मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो डेट ऑफ रिमूवल। तो डेट ऑफ रिमूवल क्या देखो, कंप्लीट ऑर्डर ऑफ स्वीट्स वाज डिलीवर्ड टू घुमघुम ऑन 5th May, ठीक है। कब डिलीवर हुआ, 5th May को। ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस भी 5th में ही होगा, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस भी 5th में होगा, ठीक है। बट इनवॉइस कब रेज हुआ, इनवॉइस जब रेज हुआ, इनवॉइस रेज हुआ 6th May को, और पेमेंट कब मिला, 7th में। तो पेमेंट हमारी रेलिवेंट भी नहीं है, विच एवर इज अर्लियर 5th में, विच एवर इज रेलिवेंट 5th May को उसका टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। 5th May को पूरा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, मैसर्स धूम फर्नीचर मार्ट located and registered under GST in the state of Chhattisgarh. Dhoom Furniture Mart located and registered under GST in the state of Chhattisgarh.
सेल्स फर्नीचर फ्रॉम इट शोरूम टू मेसर्स लकी ढाबा। ध्यान से सुनो, एक धूम फर्नीचर मार्ट है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है छत्तीसगढ़ में। इन्होंने फर्नीचर बेचा अपने शोरूम से टू लकी ढाबा, जो कि सेम स्टेट में रजिस्टर्ड, जो कि झारखंड में रजिस्टर्ड है, सॉरी झारखंड में रजिस्टर्ड है। लकी ढाबा रिक्वेस्टेड टू डिलीवर द फर्नीचर टू प्यारे लाल एट पटना बिहार। इट्स लाइक बिल टू शिप टू। लकी ढाबा बोलता है कि भाई ये जो फर्नीचर है पटना बिहार को आप मेरे पटना बिहार प्यारे लाल को ट्रांसफर कर दो। धूम फर्नीचर एट मार्ट सेंड्स द फर्नीचर विद अ प्रॉपर ई वे बिल टू पटना थ्रू अ ट्रांसपोर्टर हु मेड द डिलीवरी टू प्यारे लाल। ई वे बिल ऑब्वियसली फर्निश किया गया ऑन प्यारे लाल। Determine the place of supply of the furniture which is sold by Dhoom to Lucky Dhaba in the above case। तो गाइज अपने याद करो, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी ऑफ आईजीएसटी एक्ट में पढ़े थे कि यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा। यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई जो लकी ढाबा है, जो लकी ढाबा है, द प्लेस ऑफ द लोकेशन ऑफ द थर्ड पर्सन ऑन हुज डायरेक्शन द गुड्स वर डिलीवर्ड। क्योंकि सर लकी ढाबा ही वो थर्ड पर्सन है जिसके बिहाफ में ये गुड्स प्यारे लाल को डिलीवर किया गया। तो लकी ढाबा जो है ये झारखंड में रजिस्टर लोकेटेड है, और झारखंड will be the place of supply for the furniture when it is sold by Dhoom to लकी ढाबा का जो रजिस्ट्रेशन स्टेट है वो झारखंड है। तो ये 10(1)(b) में आ जाएगा वाईजीएसटी एक्ट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। Messrs. Buildwell Engineering Consultants, located and registered under GST in Gurugram, Haryana, provided architectural services to Taj India। जब भी इस तरह के क्वेश्चन देख रहे हैं ना तो आप दिमाग में बैठा लेना कि ये प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन है। बिल्डवेल इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स रजिस्टर्ड है जीएसटी में गुरुग्राम में, आर्किटेक्चरल सर्विसेज दे रहा है ताज इंडिया को, लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन महाराष्ट्र है, फॉर इट्स होटल to be constructed on a land situated in Dubai। तो ये जो सर्विसेज है ये आर्किटेक्चरल सर्विसेज है, इमोल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज है। एक सर्विस रेसिपिएंट जो कि इंडिया में उसको दिया जा रहा है, सर्विस प्रोवाइडर जो कि इंडिया में वो दे रहा है, बट ये जो है ये एक ऐसे होटल के लिए दिया जा रहा है, ऐसे प्रॉपर्टी के लिए दिया जा रहा है जो कि अल्टीमेटली इंडिया के बाहर है। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया होगा, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ आर्किटेक्चरल सर्विसेज। तो गाइज अपने को एकदम क्लियरली पता है कि इफ द प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया तो आपको एलओआर लेना पड़ता है। तो यहाँ पे एलओआर क्या है, ताज होटल कहाँ पे रजिस्टर्ड है, महाराष्ट्र में। तो ताज होटल बीइंग द सर्विस रेसिपिएंट, ये महाराष्ट्र मुंबई विल बी कंसिडर्ड टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। महाराष्ट्र मुंबई विल बी कंसिडर्ड टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12। अफलातून स्पेयर्स प्राइवेट लिमिटेड लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड इन जीएसटी इन हरियाणा सप्लाइड स्पेयर पार्ट्स टू लक्ष्मी खुराना एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। किसको सप्लाई कर रहा है, अफलातून located and registered in GST supplied spare parts to Lakshmi Khurana, an unregistered person located in Rajasthan। लक्ष्मी खुराना booked the courier himself। ध्यान से, लक्ष्मी खुराना ने क्या किया, कोरियर बुक किया with a black dart courier registered under GST in Delhi for delivery in राजस्थान। तो ध्यान से देखो, अफलातून, थोड़ा सा स्टोरी बनाओ, अफलातून ने सप्लाई किया लक्ष्मी खुराना को स्पेयर पार्ट्स, गुड्स है ये, ठीक है। लक्ष्मी खुराना क्या करता है, बुक करता है कोरियर हिमसेल्फ विद ब्लैक डार्ट कोरियर। ब्लैक डार्ट के पास जाके कोरियर बुक करता है जो कि जीएसटी में ब्लैक डार्ट कोरियर दिल्ली में रजिस्टर्ड है फॉर डिलीवरी इन राजस्थान। अब लक्ष्मी खुराना को क्या करना है, जो स्पेयर पार्ट है उसको डिलीवर करना है राजस्थान में, तो वो कोरियर के थ्रू डिलीवर करता है। ब्लैक डार्ट कोरियर ने पिक्ड अप द गुड्स फ्रॉम हरियाणा, हैंडेड ओवर बाय अफलातून। अफलातून ने कुरियर कंपनी को हैंडओवर कर दिया, मतलब जो लक्ष्मी खुराना है वही क्या बोला अफलातून को कि आप मेरे कुरियर बॉय को ये गुड्स हैंडओवर कर दीजिए, एंड दैट कुरियर विल बी डिलीवर्ड इन राजस्थान व्हाइल पासिंग थ्रू द स्टेट ऑफ यूपी। ये जो कुरियर है ये यूपी को होके, ये यूपी से होकर ये फाइनली राजस्थान में डिलीवर कर दिया जाएगा। आपसे क्या पूछा, देखिए यहाँ पे गुड्स की भी सप्लाई हो रही है और यहाँ पे सर्विस की भी सप्लाई हो रही है, यहाँ पे दोनों चीज की सप्लाई हो रही है। पहला सप्लाई क्या है, पहले स्पेयर पार्ट्स का सप्लाई जो अफलातून कर रहा है किसको, लक्ष्मी खुराना को। दूसरा सप्लाई क्या है, जो कोरियर कंपनी कर रहा है लक्ष्मी खुराना को, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो सर अपने को सप्लाई सर्विस पूछा है जो कोरियर कंपनी लक्ष्मी खुराना को सप्लाई कर रही है। तो यहाँ पे अपने क्लियरली पढ़े थे कि यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विसेज है इंक्लूडिंग कोरियर, तो यहाँ पे कोरियर में अपने पढ़े थे लोकेशन where the goods are handed over for the transportation if the supply is made to an unregistered person। तो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पे जो लक्ष्मी खुराना है, लक्ष्मी खुराना अनरजिस्टर्ड पर्सन है
और कोरियर कंपनी जो है उन्होंने पिकअप गुड्स कहाँ से किया, इन्होंने पिकअप हरियाणा से किया। ठीक है, तो दिस वाज द मेन कैच कि लोकेशन ऑफ द लोकेशन विद द गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, कि कहाँ से गुड्स हैंड ओवर किया गया, हरियाणा, हरियाणा से हैंड ओवर किया गया, तो हरियाणा विल बी कंसिडर्ड टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन नंबर 12। नेक्स्ट अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। मिस्टर जावेद, एन अनरजिस्टर्ड पर्सन residing in Hisar, Haryana, went to Delhi for seeking admission of his child, Mr. Arjun, in a CA intermediate. Mr. Javed got the demand draft generated at ICIDI Bank, registered under GST in Sahibabad, यूपी अगेंस्ट कैश फॉर डिपॉजिटिंग द रजिस्ट्रेशन फी टू द आईसीआई। मतलब वो डीडी बनवाया जो कि एक बैंक जो कि यूपी में रजिस्टर्ड है, कहाँ पे रजिस्टर्ड है, यूपी में रजिस्टर्ड है, अगेंस्ट कैश फॉर डिपॉजिटिंग द रजिस्ट्रेशन फी टू द आईसीआईडीआई टू आईसीआई। Javed does not have a bank account in this bank and the bank does not have the policy of KYC requirement, name, address and other ID। बैंक के पास कोई KYC का उनका कोई पॉलिसी नहीं है कि आपको KYC करवाना पड़ेगा for the customers regarding DD and not having any account with any of its branch in India। Determine the place of supply of service जो कि ICIDI बैंक ने दिल्ली में रजिस्टर्ड होके जावेद को दिया। तो गाइस यहाँ पे बहुत क्लियर है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्लियर है कि इन दिस सिचुएशन जहाँ पे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज दिया जा रहा है तो यहाँ पे रेसिपिएंट का लोकेशन अपने को लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, रेसिपिएंट का लोकेशन अपने को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर इन दिस सिचुएशन अगर रेसिपिएंट का जो लोकेशन हम ले रहे हैं तो यहाँ पर आप ध्यान देना, क्लियरली लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि सर जावेद डज नॉट हैव अ बैंक अकाउंट एंड बैंक के पास केवाईसी, मतलब बैंक के पास उसका एड्रेस नहीं होगा क्योंकि बैंक का कोई भी केवाईसी रिक्वायरमेंट का पॉलिसी नहीं है कि नेम लो, एड्रेस लो, अदर आईडी वेरिफिकेशन पॉलिसी बैंक का है ही नहीं कि बैंक आपका ये सब एड्रेस रखेगा। तो बैंक के पास अगर ये पॉलिसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि बैंक आपका रेसिपिएंट का लोकेशन रखेगा, तो रेसिपिएंट का लोकेशन नहीं तो फिर आपको सप्लायर का लोकेशन लेना पड़ेगा। यानी लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी कंसिडर्ड टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई इफ एलओआर इज नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पे लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या होगा सर, आईसीआईडीआई बैंक जीएसटी में रजिस्टर्ड है यूपी में, आईसीआईडीआई जीएसटी में रजिस्टर्ड है उत्तर प्रदेश साहिबाबाद में, तो यूपी विल बी कंसिडर्ड टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो देखिए एक पर्टिकुलर लाइन से पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर चेंज हो सकता है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर रीडिंग द क्वेश्चन। तो यहाँ पर यूपी विल बी कंसिडर्ड टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, यूपी विल बी कंसिडर्ड टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट मतलब फॉल्स पूछा है, while issuing a tax invoice, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है when you are issuing a tax invoice। तो नंबर 1, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेंशन्ड। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेंशन, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। प्लेस ऑफ सप्लाई आपको इंटरस्टेट सप्लाई में मेंशन करनी पड़ती है। A registered person whose annual turnover is greater than 5 crore in the preceding financial year is not required to mention HSN code supplied by to an unregistered person। ये भी रॉन्ग है। आपने पढ़े थे लास्ट ईयर अगर एग्रीगेटर में 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको 6 डिजिट्स HSN कोड मेंशन करना पड़ सकता है। Quantity is not required to be mentioned in case of goods when goods are sold on एज इज वेरियस बेसिस, ये भी रॉन्ग है, आपको क्वांटिटी मेंशन करनी पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी गिवन इन केस ऑफ मिक्स सप्लाई ऑफ गुड्स, ये भी रॉन्ग है। बेसिकली सारे ही स्टेटमेंट्स रॉन्ग है इसमें। 1 2 3 4 इज द करेक्ट आंसर जिसमें सारे स्टेटमेंट्स रॉन्ग है। What will be the rate of tax and nature of supply of a service if the same is not determinable at the time of receipt of advance? Very clear, invoice में पढ़े थे 18% IGST, 18% interstate supply, 18% interstate supply आपको लेना पड़ेगा in this situation। 18% interstate supply is the correct answer। Which of the following activity is liable to GST? इनमें से कौन सा एक्टिविटी है बेटा जो GST में लायबल है, इनमें से कौन सा एक्टिविटी है जो GST में लायबल है? यहाँ पे आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। 6 फॉलोइंग पॉइंट्स है जिसपे GST लगता है, बहुत ध्यान से दीजिएगा। सप्लाई ऑफ फूड, सप्लाई ऑफ फूड यानी एग्जेम्पशन जो है उसको नहीं आपको बताना है, टैक्सेबल वाले को बताना है। सप्लाई ऑफ फूड बाय हॉस्पिटल टू पेशेंट्स नॉट एडमिटेड और देयर अटेंडेंट, ये बिल्कुल लायबल होगा सर एज पर सीबीएसई सर्कुलर। हेल्थ केयर सर्विसेज जो कि एक्चुअली अटेंडेंट्स को आई मीन जो पेशेंट्स है उनको दिया जा रहा है दैट इज एग्जेम्प्ट, बाद बाकी सब क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि एडमिटेड पेशेंट्स नहीं है। अगर ये एडमिटेड पेशेंट होते तो एग्जेम्प्ट होता, ये एडमिटेड नहीं है तो ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय नॉन एसी रेलवेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय नॉन एसी रेलवेज ये पूरा एग्जेम्प्ट है, इसमें अपने कुछ नहीं कर सकते।
ठीक है। सर्विसेज बाय ब्रांड एम्बेसडर बाय वे ऑफ फोक डांस परफॉर्म, ब्रांड एम्बेसडर का सर्विसेज जहां पे दिया, चाहे वो फोक क्लासिकल आर्ट फॉर्म ऑफ म्यूजिक डांस थिएटर हो, इफ द कंसिडरेशन इज नॉट एक्सीडिंग 1,50,000, बट क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर दिया है तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बाय एयर, ध्यान से सुनना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाय एयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन इंडिया, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन इंडिया, ये भी टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि एयर के थ्रू है। वेसल के थ्रू होता, रेलवे के थ्रू होता तो एग्जेम्प्ट होता, बट एयर के थ्रू है तो ये टैक्सेबल हो जाएगा सर। सर्विसेज बाय वे ऑफ लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग और फेयर हाउसिंग ऑफ राउंड्स, ये भी एग्जेम्प्ट है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीटीए वेयर कंसिडरेशन चार्ज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन अ सिंगल कैरेज, ये 900 है तो 1500 का लिमिट है, ये भी एग्जेप्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर है लायबल टू जीएसटी वाला 1 हो गया, 3 हो गया एंड 4 हो गया। दिस इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17, अपने 25 एमसीक्यू करेंगे गाइस, ठीक है, अपना 4 एमसीक्यू का सीरीज है। 4 एमसीक्यू में अपने पूरे सीए सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए, आईडीटी के स्टूडेंट्स के लिए पूरा का पूरा जबरदस्त तरीके से कवरेज हो जाएगा। इसके बाद आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे चला जाएगा और चांसेस क्वाइट हाई है कि इनमें से कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस इज नॉट अलाउड, ध्यान से, ऑफेंसेस चैप्टर में आ रहे हैं, इनमें से कौन से सिचुएशन में आपको कंपाउंडिंग अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है, नहीं किया जाएगा, इनमें से कौन से सिचुएशन में जो आप ऑफेंस करते हो उसका कंपाउंडिंग नहीं किया जाएगा। पहला सिचुएशन, अ पर्सन who has been allowed to compound once in respect of any of the offenses specified in section 132 once में क्लॉज ए टू क्लॉज एफ, तो एकदम क्लियर कट है। यस सर, एक बार अगर आपका कंपाउंडिंग हो चुका तो दोबारा आपका ये सब्सिक्वेंट कंपाउंडिंग नहीं होगा, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अ पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस अंडर जीएसटी लॉ बाय अ कोर्ट, अगर कोर्ट ने आपको किसी ऑफेंस के तहत कन्विक्ट कर दिया तो वहां पे भी उस ऑफेंस के लिए आप जीएसटी लॉ में कंपाउंडिंग नहीं करवा सकते। नेक्स्ट, अ पर्सन हु हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ committing an offense under GST law which is also an offense under any other law, ओ माय गॉड, अगर यही सेम ऑफेंस जो आपने जीएसटी लॉ में किया ये किसी और लॉ में भी ऑफेंस है तो वो डबल ऑफेंस हो गया। तो अगर आपको जीएसटी लॉ से कंपाउंडिंग दे देंगे तो दिस माइट इंपैक्ट अनदर लॉ का अनदर लॉ का ऑफेंस। तो दैट इज वाई जीएसटी लॉ ने बोला अगर कोई ऑफेंस में किसी, अगर कोई ऑफेंस आपने जीएसटी लॉ में किया विच इज ऑल्सो एन ऑफेंस अंडर अदर लॉ, उसके लिए आप कंपाउंडिंग नहीं कर सकते। तो बेसिकली गाइस योर आंसर इज वेरी सिंपल, सारे ये तीनों आंसर है जहां पे आप कंपाउंडिंग नहीं कर सकते। यू कैन नॉट कंपाउंड इन ऑल द थ्री सिचुएशंस, यू कैन नॉट कंपाउंड इन ऑल द थ्री सिचुएशंस। नेक्स्ट आता है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डन बाय अ टैक्सेबल पर्सन इंस्पेक्शन कैन बी ऑर्डर, यहां पे आ जाता है सेक्शन 67, इनमें से कौन से सिचुएशन में जो टैक्सेबल पर्सन किया है यहां पे अपने इंस्पेक्शन कैरी आउट कर सकते हैं। जनरली इस तरह के क्वेश्चन में सारे ही ऑप्शंस सही होता है। सप्रेशन ऑफ एनी ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, यस, ये देख के लग रहा है इंस्पेक्शन का। सप्रेशन ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स इन हैंड, यस। कॉन्ट्रावेंशन एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द जीएसटी लॉ टू इवेंट, मतलब सर ये सब बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ये सारे एमसीक्यूज बहुत इजी होते हैं कि यहाँ पे इंस्पेक्शन डेफिनेटली आप सभी सिचुएशन में करोगे। द आंसर इज जनरली यहाँ पे आंसर ऑल ऑफ द अबव रहता है 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट, द टाइम पीरियड ऑफ इशुएंस ऑफ ऑर्डर ऑफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, आपको पढ़ाया गया था असेसमेंट प्रोसीजर सेक्शन 59 से सेक्शन 64 पढ़ाया गया था, ठीक है। तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो होता है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जहां पे आप असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स का जो असेसमेंट होता है वो आपका ड्यू डेट क्या है ये आपसे पूछा, तो गाइज अपने पढ़े 5 इयर्स होता है, क्या होता है 5 इयर्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, 5 इयर्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर विच द फाइनेंशियल फॉर विच द टैक्स नॉट पेड रिलेट्स, तो उसका ड्यू डेट में आ जाइए, वहां से 5 साल के अंदर आप बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का ऑर्डर पास करना पड़ेगा आपको असेसिंग ऑफिसर को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, याद है टारगेट 25 एमसीक्यू का मिनिमम है अपना हर सेशन में। मोहन दास अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज सप्लाइड गुड्स टू करमचंद अंडर हिज ओन इनवॉइस, याद रखना, ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल, तो ये जो ओन इनवॉइस वाला पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल, ठीक है। कृष्णदेव अ रजिस्टर्ड पर्सन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मोहनदास अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे इनवॉइस इशू कर रहा है, मोहनदास एक एजेंट है और प्रिंसिपल है उसका कृष्णदेव। मोहनदास शैल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू पे जीएसटी पेबल ऑन सच गुड्स, मोहनदास ही लायबल होगा टू पे जीएसटी ऑन दिस गुड्स, कि कृष्णदेव शैल बी लायबल, आई मीन कृष्णदेव शैल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल, मतलब जो कृष्णदेव हो गया वो प्रिंसिपल हो गया, यहाँ पे मोहनदास एक एजेंट हो गया, ठीक है। इनमें से आपको पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कि बोथ ए एंड बी, गाइस ये है आपका चैप्टर लायबिलिटी टू पे टैक्स। जब इन सब सिचुएशन में आता है तो दोनों प्रिंसिपल एंड एजेंट के ऊपर लायबिलिटी होती है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी।
प्रिंसिपल एंड एजेंट जॉइंटली लायबल सेवरली लायबल होते हैं टू पे जीएसटी ऑन सच गुड्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर नॉट एग्जेम्प्ट, नॉट एग्जेम्प्ट मतलब टैक्सेबल है जीएसटी में, ठीक है। रिलीजियस पिलग्रिमेज ऑर्गेनाइज्ड बाय टोडरमल चैरिटेबल ट्रस्ट, अपने बात करे थे सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, खाली वो ही एग्जेम्प्ट होता है। स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन में कुमाऊं मंडलम विकास निगम लिमिटेड, स्टेट हज कमिटीज, ये सब आता है। ये टोडरमल चैरिटेबल ट्रस्ट का सर्विस पूरा टैक्सेबल होगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ बिजनेस फैसिलिटेटर टू एन इंश्योरेंस कंपनी इन अर्बन एरिया, यहाँ पे भी अपने पढ़े थे। अगर ये रूरल एरिया में होता तो ये एग्जेम्प्ट होता, बट ये टैक्सेबल माना जाएगा क्योंकि ये रूरल एरिया में नहीं है। मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस, मिलिंग ऑफ पैडी, मिलिंग ऑफ पैडी, मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस, कि सर अगर आप मिलिंग करते हो पैडी को राइस में तो क्या ये एक्टिविटीज आपके लिए एग्जेम्प्ट होगा कि नहीं होगा, क्या ये एक्टिविटीज आपके लिए एग्जेम्प्ट होगा कि नहीं होगा। तो गाइज यहाँ पे अपने पढ़े थे कि अगर अपने कस्टम मिलिंग करते हैं पैडी का, तो पैडी इज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, पैडी इज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो पैडी को अगर अपने मिलिंग करते हैं राइस में तो यस दैट इज एक्चुअली, ये जो है ये एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट होगा। दिस विल डेफिनेटली कंसिडर टू बी योर एग्जेम्प्टेड एक्टिविटी। तो 1 and 2 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, अगेन ये एग्जामिनेशन से सवाल है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स टू इंडिविजुअल ट्रेनीज, वेरी इंपॉर्टेंट, जहां इंडिविजुअल दे को दिया जा रहा है बाय गवर्नमेंट, अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया जा रहा है, दैट इज टोटली एग्जेम्प्टेड, दैट इज टोटली एग्जेम्प्टेड, क्योंकि इनका जो टर्नओवर लिमिट है वो लेस देन 20 लाख होगा। याद करो सर्विसेज प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी को ही एग्जेम्प्ट को ही टैक्सेबल कर रहे हैं, अदर देन बिजनेस एंटिटी फुली एग्जेम्प्ट है। तो यस दिस इज फुली एग्जेम्प्ट। Services provided by state government and private service provided by way of transportation of patients in ambulance are totally exempt from GST. Yes, ये भी अपने पढ़े थे, एक CBIC का सर्कुलर आया हुआ है नेशनल हेल्थ मिशन के ऊपर, जहाँ पे जो सरकार सर्विस देती है बाय ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट्स इन एम्बुलेंस, ये भी जीएसटी में नोटिफाइड एक्टिविटी एग्जेम्प्ट होगा। रेंटिंग ऑफ मेडिकल शॉप्स इन अ हॉस्पिटल आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी बीइंग हेल्थ केयर सर्विसेज, नहीं ये कमर्शियल एक्टिविटी है, रेंटिंग एक कमर्शियल एक्टिविटी है, रेंटिंग का खाली रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूजर्स रेसिडेंस इज एग्जेम्प्ट, बाद बाकी सब कुछ टैक्सेबल हो जाएगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पुलिस टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ये टैक्सेबल है। यस इसके ऊपर भी एक सीबीआईसी का सर्कुलर है कि सर पीएसयूज को जो पुलिस का सर्विसेज मिल रहा है प्रोटेक्शन का, दैट इज टोटली टैक्सेबल, इस पे जीएसटी लग जाएगा, ठीक है, इस पे जीएसटी लग जाएगा। तो 1, 2 and 4 ये ऑप्शन नंबर ए आपके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, which of the following transactions does not qualify as supply under GST law, इनमें से कौन से ट्रांजैक्शंस क्वालिफाई नहीं करेंगे एज सप्लाई अंडर जीएसटी लॉ, इनमें से कौन से ट्रांजैक्शन सप्लाई नहीं करेंगे। तो सप्लाई नहीं करेंगे, ध्यान रखना इनमें से कौन से ट्रांजैक्शन सप्लाई नहीं करेंगे। डिस्पोजल ऑफ कार विदाउट कंसिडरेशन एंड सप्लायर हैज नॉट क्लेम्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन सच कार, देखो अगर आप आईटीसी क्लेम नहीं किए हो, अगर आप आईटीसी क्लेम नहीं किए हो, इफ यू हैव नॉट क्लेम्ड द आईटीसी, और अगर आप उसको ट्रांसफर कर रहे हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन, तो यस वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। आपसे यही पूछा इनमें से कौन से, याद करो शेड्यूल 1 पैरा 1, अगर विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई हो रही है, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, और अगर आपने उसमें आईटीसी नहीं लिया है तो आपको उसके ऊपर कोई भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। अ प्रिंसिपल मेक्स सप्लाईज to his agent who is also registered under GST and is situated in the same state and the invoice for further supplies is issued by the agent, तो yes पैरा 1 शेड्यूल 3 के हिसाब से आपको ये सप्लाई मानना पड़ेगा। हेड ऑफिस मेक्स अ सप्लाई ऑफ सर्विस टू इट्स ओन ब्रांच आउटसाइड द स्टेट, डिस्टिंक्ट पर्सन, तो पैरा 1 शेड्यूल 2 के हिसाब से आपको इसको सप्लाई मानना पड़ेगा। अ पर्सन इंपोर्ट सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस फ्रॉम हिज एल्डर सन लिविंग आउटसाइड इंडिया, एल्डर सन है, ठीक है, फ्रॉम हिज एल्डर सन लिविंग आउटसाइड इंडिया, ये एक इंपोर्टेड सर्विसेज है फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन, मान के चलो एल्डर सन जो है उस पे आप जो है वो रिलेटेड पर्सन में आएगा, क्योंकि सर जो चिल्ड्रन है वो हमेशा आपके जो चिल्ड्रन जो रहेंगे वो हमेशा आपके ऊपर अगर डिपेंडेंट हो जो इंडिपेंडेंट हो वो आपके रिलेटेड पार्टी होंगे, तो ये भी आपको पढ़ाया गया था पैरा 4 शेड्यूल 1 में, ये सप्लाई माना जाएगा। तो खाली एक ही ऑप्शन ए बचा जहां पे द ट्रांजैक्शन विल नॉट क्वालिफाई ए सप्लाई अंडर जीएसटी लॉ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। कोरेलाल प्रिंटन
प्राइवेट लिमिटेड अ रजिस्टर्ड पर्सन। ये सब बड़े बड़े क्वेश्चन देखे बिल्कुल भी घबराइएगा मत, पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। कोरेलाल प्रिंटन प्राइवेट लिमिटेड a registered person at GST in the state of Jammu and Kashmir is engaged in the business of offset printing। कौन सा बिजनेस? एक सप्लायर है जीएसटी में, जेएनके में रजिस्टर्ड है, वो ऑफसेट प्रिंटिंग के बिजनेस में है एंड इट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू वेरियस बुक पब्लिशर्स को वो बिजनेस सप्लाई कर रहा है। अ पब्लिशर situated in the state of Himachal is a registered person at GST send content of the books। पब्लिशर क्या करता है? बुक्स का कंटेंट सप्लाई करता है टू बी प्रिंटेड बाय कोरेलाल प्रिंटन प्राइवेट लिमिटेड इन पीडीएफ फॉर्मेट। पब्लिशर क्या करता है? प्रिंटिंग सर्विसेज लेता है, वो भी कोरेलाल प्रिंटन से। पब्लिशर ने पेपर भी सेंड किया वर्थ ₹4 लाख टू द प्रिंटर फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी जो जिस पेपर में प्रिंट करना है वो भी पेपर पब्लिशर ने फ्री में सप्लाई किया कोरेलाल प्रिंटन प्राइवेट लिमिटेड को फॉर द पर्पस ऑफ प्रिंटिंग इट बुक्स ऑन 10th February एज पर द एग्रीमेंट बिटवीन देम। मतलब क्या हो रहा है सर? जो पब्लिशर है वो कोरेलाल प्रिंटिंग हाउस को प्रिंटिंग एक्टिविटी का सर्विस ले रहा है और उसके लिए उसको पेपर भी उसने सेंड किया फ्री ऑफ कॉस्ट ₹4 लाख का। कोरेलाल प्रिंटन raised an invoice of 1,50,000 against the printing of the books and returned the printed books through a challan to the publisher on 20th August। उसने क्या किया? बुक्स जो रिटर्न बुक्स प्रिंट करके बुक्स है वो उसने पब्लिशर को रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ? द प्रॉपर ऑफिसर इंटरसेप्टेड द vehicle and claimed that कोरेलाल should have sent the invoice of 5,50,000। क्यों? क्योंकि ये जो 1.5 लाख रुपया है इसमें 4 लाख का भी जो ऊपर में गुड्स है दैट इज पेपर जो कोरेलाल को फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई किया गया वो भी इस वैल्यू में इंक्लूड होना चाहिए था। ऐसा प्रॉपर ऑफिसर ने कहा कि दैट कोरेलाल should have sent the invoice of 5,50,000 including the value of free cost of paper supplied by the publisher। तो you have to advise which one of the following is the correct statement। मेरे को एक बात बताइए, एग्रीमेंट क्या चीज का था? कोरेलाल का एग्रीमेंट क्या चीज का था? इट वाज वेरी क्लियर कि जो एग्रीमेंट था कोरेलाल का विथ द क्या बोलते हैं पब्लिशर, इट्स वेरी क्लियर अ पब्लिशर this in the publisher situated in the state sent content of the books to be printed by कोरेलाल इन पीडीएफ फॉर्मेट और पब्लिशर ने पेपर भी सेंड किया फ्री ऑफ कॉस्ट। ये था एज पर द एग्रीमेंट। तो ये क्यों किया? एज पर एग्रीमेंट था और एग्रीमेंट केवल बुक्स की प्रिंटिंग की थी और एग्रीमेंट में क्लियरली लिखा हुआ था कि ये हम उसको फ्री में देगा। समथिंग विच इज गिवन फॉर फ्री उस पर जीएसटी नहीं लग सकता है। समथिंग विच इज गिवन फॉर फ्री उस पर जीएसटी नहीं लग सकता है। तो पेपर अगर पब्लिशर ने, ऑब्वियसली आप बोलेंगे कि पब्लिशर पेपर पे आईटीसी नहीं लेगा, तो पब्लिशर अगर पेपर सेंड कर देता है तो वो विदाउट इन कंसिडरेशन है, वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो बाद बाकी जो एक्टिविटी जिसके लिए एक्चुअली इनवॉइस रेज किया गया बिकॉज प्रिंटिंग के लिए ही एग्रीमेंट था, तो दिस विल बी टर्म टू बी कि अब आपको एक्चुअली बताना है कि व्हाट इज द एडवाइस। तो अपना एडवाइस ये है कि सर 1.5 लाख पे ही जीएसटी लगेगा। अल्टीमेटली अपने को ऑप्शन देख लेना है, द वैल्यू सप्लाई ऑफ पेपर फॉर जॉब वर्क इज टू बी इंक्लूडेड इन इनवॉइस। नो, डेफिनेटली नॉट। पेपर का जो वैल्यू है वो जॉब वर्क के वैल्यू में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। द गुड सेंट फॉर जॉब वर्क दैट इज पेपर फॉर प्रिंटिंग इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई। नो, डेफिनेटली नॉट। जनरली कॉम्पोजिट में तो पेपर जो रहता है वो प्रिंटर का रहता है। ठीक है, कोरेलाल प्रिंटर हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट ऑफ प्रिंटिंग बुक्स देयरफॉर इज लायबल टू पे टैक्स ऑन द ग्रॉस वैल्यू ऑफ 5.5 लाख। नो, डेफिनेटली नॉट। कोरेलाल प्राइवेट हैज एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट ऑफ प्रिंटिंग बुक्स देयरफॉर इज लायबल टू पे टैक्स ऑन द नेट वैल्यू। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। जो नेट वैल्यू है 1,50,000 का, कोरेलाल को उसी पे टैक्स पे करना है, कोरेलाल उसी पे जीएसटी चार्ज करेगा। बेसिकली जो पब्लिशर है उसने एग्रीमेंट किया कोरेलाल से इसी एक्टिविटी के लिए, तो इसी पे उसको जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा सर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। फर्स्ट सेशन यहीं पे अपना क्लोज होगा, उसके बाद अपने सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेशन में भी आएंगे। पालीवाल एसोसिएट्स अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लोकेटेड इन जयपुर राजस्थान। पालीवाल एसोसिएट्स है, सीए फर्म है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जयपुर राजस्थान में लोकेटेड है। वो प्रोफेशनल कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहा है अपने सारे क्लाइंट्स को। It has taken consultancy services for its Jaipur business from another establishment of its firm located in UK। कंसल्टेंसी सर्विसेज जयपुर बिजनेस लिया अनदर एस्टैब्लिशमेंट, ये शेड्यूल 1 पैरा 4 में आ जाएगा।
However, no consideration was charged for the same. No point, it is a supply. Such services would have been taxable at the rate of 10% had the same means received from a local firm. Further, Paliwal would have paid 4 lakh had it not received the services from UK. तो ये हो गया ओपन मार्केट वैल्यू, सिंपल है. इसका 18% पे आपको जीएसटी देना पड़ेगा. ये सप्लाई है गाइस, ये सप्लाई है शेड्यूल 1 पैरा 4 के हिसाब से. इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, पालीवाल के ऊपर आईजीएसटी लग जाएगा, और पालीवाल के ऊपर आईजीएसटी 4 लाख पे 18% के हिसाब से लग जाएगा, विच इज 72,000. आईजीएसटी क्यों लगेगा? क्योंकि इंपोर्ट है ये, एंड ये सप्लाई माना जाएगा एज पर पैरा 4 शेड्यूल 1. एकदम इजी आंसर था. तो 4 लाख का जो 18% है, 4 लाख का जो 18% है, ये आईजीएसटी टैक्स पे करेगा पालीवाल एंड एसोसिएट्स. दिस इज एन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज. ये किस में आ जाएगा गाइस? ये इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में आ जाएगा. तो दिस इज द एंड ऑफ माय सेशन नंबर 1. ठीक है, अब अपने सेशन 2, 3, 4 में बहुत जल्दी मिलेंगे. आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो शेयर विथ योर फ्रेंड्स, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग. अगर आप शेयर करेंगे तो ही आपको इसका भी फल मिलेगा, क्योंकि शेयर करना भी अपने आप एक बहुत पॉजिटिव मैसेज है जो अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाओगे, और डेफिनेटली उनको इसका बहुत फायदा मिलेगा. अच्छा लगा होगा तो प्लीज जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि ये सेशंस आपके लिए कितना काम का है. थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट क्लास, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय.